हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में पेपर 2 आज हम करने वाले हैं। टॉपिक है मानव संसाधन और शिक्षा। 2023 और 24 दोनों सिलेबस में है, लेकिन अभी 2023 का एग्ज़ाम है तो वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। सिलेबस चेंज हो गया है तो मैं भी न्यू सिलेबस के अपडेटिंग नोट्स बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। बहुत जल्द आपको मिलेंगे। जैसा कि नया टॉपिक पेपर 4 में जुड़ गया है, एक उद्यमिता वाला टॉपिक जुड़ गया है, बहुत सारी कुछ चीज़ अपडेट हुई है, यूनिट इधर से उधर हो गई हैं। तो वो सभी अब नए अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। और 2023 के जो भी नोट्स लेना चाहते हैं अभी मेंस के 2023 के, उनके लिए 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो 2023 मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कम रेट में हमारे नोट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो हमको भी उनको निकालना ही है। तो आप बहुत कम रेट में उनको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन नोट्स को तैयार किया गया है। यही रिव्यू रहता है, इसी तरह से नोट्स तैयार रहते हैं। जो मेंस का मैं कोई भी क्लास लेती हूँ तो इन्हीं नोट्स में से ही पढ़ाती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक शिक्षा क्या है, समझाओ। सार्वभौमिक शिक्षा वो होती है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों तक, सभी तक शिक्षा की पहुंच करवाना सार्वभौमिक शिक्षा होता है। इसमें कार्यक्रम क्या क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहला है राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत, इसके मुख्यालय भोपाल है राज्य शिक्षा केंद्र का, और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की सभी योजनाएं आती हैं। वर्तमान में सर्व शिक्षा नाम से ये संचालित है। दूसरा है बालिका शिक्षा अभियान। बालिका शिक्षा अभियान 2003 से प्रारंभ है। प्रावधान है मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, अलग से शौचालय व्यवस्था बालिकाओं के लिए। तो ये इसमें अगर सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है तो ये क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ये मतलब इसके अंतर्गत इन बिंदुओं में बताया गया है। तीसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आरंभ इसका 2004-5 में हुआ था। उद्देश्य था बालिकाओं को उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। वर्तमान में 819 कस्तूरबा गांधी विद्यालय कार्यरत हैं। एससी एसटी के लिए विशेष स्कूल तथा विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बहुविकलांग बच्चों को 5,000 प्रतिवर्ष प्रावधान किया गया है और औपचारिक पाठ्यक्रम भी इसके तहत पढ़ाया जाएगा। तो याद रखना, ये सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना है। एक पेज में आपको अपना आंसर पूरा लिखना है। भारतीय चिकित्सा परिषद क्या होती है, क्योंकि शिक्षा भी इसमें जुड़ा होता है मानव संसाधन में। तो ये चिकित्सा जो शिक्षा प्रदान करती है हमको चिकित्सा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में स्वास्थ्य वाले टॉपिक में भी ये प्रश्न आ सकता है। भारतीय चिकित्सा परिषद स्थापना 1934 में हुई थी। भारत में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान मानक तय करना इसका उद्देश्य है, किसका, भारतीय चिकित्सा परिषद का। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा क्या है, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। मतलब भारत में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, ये मेरा नंबर है। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में इस नंबर पर हाय लिखकर अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको स्टेटस के थ्रू भी मोस्टली जानकारी मिलती रहे। हमारे प्रीलिम्स की बहुत दिनों से मेंस की वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं प्रीलिम्स के नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। प्रीलिम्स के नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप उसको परचेस कर सकते हैं। शुरू के 25 लोगों को हमने 2299 में दिया था, जो अब बढ़कर 2799 हो गया है। 10 बुकलेट हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, बुलेट फॉर्म, टेबल फॉर्म का यूज़ करते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ के फैक्ट तैयार हो जाएंगे। साथ में एक ग्रुप भी दिया जा रहा है, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। ग्रुप में एक ऐसी पीडीएफ रोज दी जाएगी जिसमें आपके सारे फैक्ट एक उस दिन के कवर हो जाएंगे। जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं वो टॉपिक कवर होंगे, तो वो आपके लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी की दृष्टिगत बहुत अच्छे रहेंगे। तकनीकी शिक्षा क्या है, विज्ञान व आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा, जिसमें ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक कार्य भी शामिल हो। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल हो, ज्ञान भी शामिल हो और प्रायोगिक कार्य भी शामिल हो। जैसे कि आईआईटी हुआ, एनआईटी हुआ, या विशेष ज्ञान पर आधारित शिक्षा हुई। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो मानव संसाधन का प्रयोग करने हेतु सबसे मेन इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा मानव संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कौशल विकास हेतु आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जीवन स्तर सुधारने आवश्यक है। देश के तकनीकी विकास हेतु आवश्यक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, मानव संसाधन का प्रयोग करने, कौशल के विकास के लिए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए, देश के तकनीकी विकास के लिए। सुधार क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें शिक्षकों को जो जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान दें उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इंटर्नशिप को अनिवार्य किया जाए। शिक्षा व व्यवसाय को साथ ना मिलाया जाए।
प्रयोग आधारित शिक्षा व्यवस्था की जाए। 70% इंजीनियर कौशल युक्त नहीं होते, तो इसलिए उनको बेहतर कौशल प्रदान किया जाए। औद्योगिक आवश्यकता अनुसार जो है पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। अब मुक्त विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं मुक्त विश्वविद्यालय। देखो, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान है, चौधरी देवी लाल मुक्त विश्वविद्यालय है। भारत में टोटल 14 हैं, और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, ये सभी ओपन विश्वविद्यालय हैं। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित चुनौती व योगदान समझाइए। इसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये MPPSC मेंस जो न्यू सिलेबस है उसकी बुकलेट बहुत जल्द आने वाली है। उद्यमिता विकास व्यक्तित्व और विकास की, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास की प्रश्नोत्तरी रूप में ये बुकलेट रहेगी। 2, 7 और 11 नंबर के इसमें प्रश्न रहेंगे। पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये एक बुकलेट आपको मिलेगी बाइंडिंग की हुई। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों यूनिट कवर रहेंगी। सिंगल आप इसको मंगवा सकते हो। इसका चार्ज भी बहुत रीज़नेबल रहेगा। जब भी एक बार तैयार हो जाए तो नंबर ऑफ़ पेजेस देखकर इसका रेट मैं डिसाइड करूँगी। तो यूनिट 1 इसकी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तीनों यूनिट तैयार होने के बाद 7 से 8 दिन में आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। साथ में MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। इसमें टोटल यूनिट वाइज 10 बुकलेट आपको मिलेगी। हर यूनिट का जैसा कि सिलेबस में जिस हिसाब से जिस क्रम से टॉपिक दिया गया उसी क्रम अनुसार ये नोट्स तैयार किए गए हैं। हर बुकलेट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया। इसमें आपके सारे टॉपिक कवर रहेंगे। सारी यूनिट के हर यूनिट का जो जो टॉपिक दिया है बहुत इजीली फॉर्म में टेबल फॉर्म का यूज़ करते हुए, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए उनको बनाया गया है। तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। इसका चार्ज अभी वर्तमान में 2799 है। अब हम कर रहे थे मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित चुनौती व योगदान। तो मुक्त विश्वविद्यालय क्या होते हैं? जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय कहलाते हैं। कारण क्या होता है, ये क्यों मतलब क्यों इनकी स्थापना की जाती है? क्योंकि ये जो लोग शिक्षा केंद्र में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, शिक्षा केंद्र से दूर होते हैं, उनके लिए होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने छात्रों के पास समय अभाव होता है, जिस कारण से इसकी स्थापना की जाती है। शारीरिक विकलांग अगर कोई है और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो यहाँ से डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सस्ता माध्यम है। तो ये सभी कारण हैं मुक्त विश्वविद्यालय के जिनके कारण स्थापित होती हैं। इनकी चुनौतियाँ क्या है? तो दूरस्थ शिक्षा के प्रति समाज का विपरीत दृष्टिकोण। लोग सोचते हैं अरे यार क्यों ओपन उसमें की जा रही है, क्यों शिक्षा ओपन ही दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो ये लोगों का दृष्टिकोण गलत होता है। प्रबंधन दूरस्थ जो प्रोग्राम होते हैं उनके प्रबंधन की समस्या भी उत्पन्न होती है। स्वच्छ शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता समस्या। स्व शिक्षण, खुद अगर शिक्षण करते हैं तो वो सामग्री हमको जुटाना पड़ती है, जिसकी समस्या उत्पन्न होती है। तकनीक व जनसंपर्क पर आधारित होता है ये। नियमित शिक्षक भर्ती इसमें नहीं होती, तो जिसके कारण जब अभाव होता है, अनुसंधान की कमी होती है, तो ये मुक्त शिक्षा में चुनौतियाँ आती हैं। योगदान क्या होता है? इसने महिला शिक्षा में योगदान दिया, मतलब जो महिलाएं उस विद्यालय में जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती उनके लिए एक वरदान है। देश में साक्षरता वृद्धि करता है। अकेले इग्नू से ही बात की जाए, इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है वहीं से 30 लाख छात्र हर साल शिक्षा लेते हैं। प्रवसन में भी ये कमी लाता है। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उसमें भी ये कमी लाता है। अतः मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जिससे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अगला है मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो देखो, संसाधन क्या होता है? कच्चा माल जिसका प्रयोग करके अधिकतम लाभ को प्राप्त किया जाता है वो संसाधन होता है। संसाधन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है भौतिक और एक होता है मानव। भौतिक क्या होता है? जल, खनिज, वन, ये भौतिक होते हैं। और मानव क्या होते हैं? जो मानव जाति है। जिस तरह प्रकृति से प्राप्त कच्चे उत्पाद कम उत्पादक होते हैं, उसी तरह कम कुशल या अकुशल मानव संसाधन अर्थव्यवस्था में सीमित योगदान देते हैं। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? पहला, शिक्षा के माध्यम से बुद्धि और तर्क का विकास होता है। बुद्धि का विकास कर सकते हैं, तर्क का विकास कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम तर्क कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अपेक्षित कौशल का विकास किया जा सकता है। सीखने समझने की क्षमता का विकास होता है। बेरोजगारी कम करने में उपयोगी है। उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उपयोगी है।
रोजगार और उद्योगों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। कमियां क्या है? सर्वसुलभ शिक्षा के आधारभूत ढांचे की कमी, प्रॉपर शिक्षा का ढांचा नहीं मिल पाता है। शिक्षा की गुणवत्ता की भी समस्या आती है। वर्तमान में दी जा रही शिक्षा और उद्योग में असंतुलन है। उच्च तकनीकी शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया है, तो ये इसकी कमियां हैं। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी और यूजीसी क्या है, मानव विकास में इसकी क्या भूमिका है। तो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद इसको कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? भारत में विद्यालयीन शिक्षा का गुणात्मक विकास करना। यह एक स्वायत्त संस्था है। सदस्यता क्या होती है? इसमें कौन कौन इसके सदस्य होते हैं? भारत सरकार का जो शिक्षा परामर्शदाता है वो, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शैक्षिक विंग के रूप में काम करता है। इसके कार्य क्या होते हैं? विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित अध्ययन और पर्यवेक्षण करता है। शिक्षा के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करता है। यूजीसी क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करना, विश्वविद्यालय को अपने कोष में दी जाने वाली धनराशि का वितरण करना, परामर्शदात्री संस्था, भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय करना, ये यूजीसी का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। आशा आपको पसंद आएंगे। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए डेली क्लासेस पी सीरीज़ के नाम से आ रही हैं, ज्वाइन कीजिएगा। आफ्टर प्रीलिम्स हम मेंस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।